Hello everyone, I am Muhammad Salim and today I am back with another video on citric acid cycle. This video will be much beneficial for all those students who, who are from biological background and either they are preparing for NEET exams or normal uh, annual examination as of graduation or 12th. So this video will be helpful for all of them. It will also be helpful for all those students who are preparing for some other competitive exams. So let's start citric acid. Actually first ग्लाइकोलिसिस होती है. ग्लाइकोलिसिस के बाद जो है ये एसिड पायरुवेट से एसिटाइल को ए बनता है. फिर वो जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो इंटर होता है इस सिट्रिक एसिड साइकिल में और यहाँ से फिर जो है ये शुरू हो जाती है सिट्रिक एसिड साइकिल. इसको क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं. एक साइंटिस्ट था H.A. क्रेब्स जर्मनी का, उसने ये डिस्कवर करा और उसको 1953 में नोबेल प्राइज़ भी मिला. ये साइकिल जो है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में चूँकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है वहाँ पे साइटोसोल में ही होती है. और नेट रिज़ल्ट अगर सिट्रिक एसिड का देखो तो उसमें ये है कि हर एक एसिटाइल ग्रुप इंटर होता है मतलब कि एसिटाइल को ए एंजाइम में. तो हर एक एसिटाइल को एक के बदले दो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बनते हैं. चलो हम इसकी साइकिल देख लेते हैं पहले. Actually, I have put these coins on the page as to prevent from getting turned because of heavy wind. So this is acetyl CoA. This is its structure, and this has been formed from pyruvate, which is the product of glycolysis. So this enter into this citric acid cycle. This is whole the citric acid cycle. So it enters into the cycle, combines with oxaloacetate, and then it forms this product that is citrate. This is the citrate, and this is a tricarboxylic acid compound because there are three COO group, acetate group, or generally we can say the RCOOH is the formula for carboxylic acid. So these three COO. So three carboxylic acid group is present. So this citrate is a tricarboxylic acid compound. इसमें फिर एक आइसोमराइजेशन रिएक्शन होती है. इसमें वाटर पहले जो है निकल जाता है और ये बन जाता है सिस एकोनिटेट बन जाता है ये. और इसमें ये वाला OH ग्रुप और एक यहाँ से हाइड्रोजन निकल के वाटर निकल जाता है, सिस एकोनिटेट बन जाता है. ये आइसोमराइजेशन रिएक्शन है. फिर वाटर ऐड हो जाता है दोबारा और बस इसमें इस आइसोमराइजेशन का यही है कि सिर्फ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है पहले ये थोड़ा सेंटर में था, अब ये सेकंड लास्ट इस पे आ गया. बस इसी के लिए आइसोमराइजेशन रिएक्शन होती है. तो ये बन गया आइसोसिट्रेट. ठीक है. आइसोसिट्रेट के बाद जो है इसमें डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है. तो इसमें ये एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, एक NaDH निकल गया और एक प्रोटॉन निकल गया. तो ये जो है थर्ड वाला, इसको ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं. ठीक है ना. एक तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं, तो इसलिए ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया. उसके बाद जो है रिएक्शन कौन सी क्या बनेगा जब ये कार्बन डाइऑक्साइड और NaDH चले जाएंगे, फिर बनेगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट. और इसमें जो है हाँ, और फिर इसमें भी एक फर्दर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगी और एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और ये जो है NaDH बन जाएगा, प्रोटॉन भी. ये भी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है. तो उसके बाद जो है फिर बन जाएगा सक्सिनिल कोएंजाइम A. तो इसको फास्फोरिलेशन रिएक्शन बोलेंगे. ठीक है. तो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन होगी क्योंकि देखो इसके आगे ये ATP वगैरह बनती है, इसलिए फास्फोरिलेशन इसको बोलते हैं. ठीक है. हाँ. और उसके बाद
जब ये ATP वगैरह ये बन जाएगा, इसका ATP या GTP बनेगा, इसमें दो ऑप्शंस होते हैं एनिमल्स में। फिर बन जाएगा सक्सिनेट, ये डाई कार्बोक्सिलिक कंपाउंड है, COO एक बार भी, फिर COO दो बार है, मतलब कि दिस carboxylic acid group is present 2 times, therefore it is dicarboxylic. Succinate is a dicarboxylic acid compound. इसमें 4 कार्बन 1 2 3 4 ही रह गए, ठीक है। तो इसमें भी 4 थे, लेकिन इसमें थे 5, 1 2 3 4 5, और एक ये कार्बन डाइऑक्साइड में निकल गया, बाकी 4 1 2 3 4। और ये जो ऐड हुआ था ये वाला सल्फ़र वाला कोएंजाइम है, ये इसमें निकल गया। उसके बाद एक FADH2 बन जाएगा। तो उसके बाद ये सक्सिनेट से तो फिर बनेगा फ्यूमेरेट। फ्यूमेरेट डाइकार्बोक्सिलिक है, और फ्यूमेरेट में फिर वाटर ऐड होगा, तो फिर ये बन जाएगा आपका मैलेट, ठीक है ना। तो मैलेट के बाद फिर ये दोबारा एक NADH बनेगा, और ये ऑक्सैलो एसीटेट दोबारा आ जाएगा, और ये फिर दोबारा एसीटाइल कोए से मिलेगा, और ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो कौन कौन से इसमें आ गया, एसीटाइल कोए इंटर हुआ, ऑक्सैलो एसीटेट से मिला, बना सिट्रेट, सिट्रेट से बना सिस एकोनिटेट, सिस एकोनिटेट के बाद वाटर फिर ऐड हुआ, बना आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया NADH भी, और बना अल्फा कीटोग्लूटारेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट से फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकला, डिकार्बोक्सिलेशन अकर्स, और सक्सिनल कोएंजाइम A बना। उसके बाद जो है फिर ATP GTP बना, और सक्सिनेट दोबारा बना। सक्सिनेट के बाद जो है FADH2 एक मालिक्यूल बना। उसके बाद फ्यूमेरेट, फ्यूमेरेट के बाद मैलेट, मैलेट के बाद दोबारा ये ऑक्सैलो एसीटेट, और इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट। तो नीचे ये ओवरव्यू थोड़ा देख लेते हैं कि एसीटाइल को इज दिस सबस्ट्रेट फॉर सिट्रिक एसिड साइकिल। 4 कार्बन कंपाउंड होता है ऑक्सैलो एसीटेट, ये कंडेंस करता है 2 कार्बन एसीटाइल वाले से, और बनता है ये सिट्रेट वाला, जो कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है, और 6 कार्बन कंपाउंड है। ये 4 वाला कार्बन कंपाउंड आ गया ऑक्सैलो एसीटेट, 2 कार्बन है ये एसीटाइल को है, तो बना 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रेट। सिट्रेट का जो आइसोमर होता है, तो हाँ, आइसोमर ऑफ सिट्रेट इज देन ऑक्सीडेटिवली डीकार्बोक्सिलेटेड, मतलब कि उसका आइसोमर है या आइसोसिट्रेट, इसमें डीकार्बोक्सिलेशन होता है, फिर ये बन गया। तो ये जो 5 कार्बन कंपाउंड है अल्फा कीटोग्लूटारेट ये वाला, हाँ, इसमें फिर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगी, ठीक है ना। और ये मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, फिर सक्सिनिल A बन जाएगा। और इस तरीके से हम देखें तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल एक यहाँ पे निकल गया था एसोसिएटेड से, दूसरा अल्फा कीटोग्लूटारेट से, अब बचा 4 कार्बन कंपाउंड, ठीक है ना, सक्सिनल वाला। तो उसके बाद और जो इस दौरान एनर्जी रिलीज़ होती है, उससे 3 NAD जो एक होता है मालिक्यूल, उसकी रिडक्शन होती है, और एक FAD मालिक्यूल की रिडक्शन होती है, ठीक है ना। एक NADH से ये बना, दूसरा ये बना, तीसरा ये बन गया, ठीक है, और ये FADH2 एक बन गया। अगर हम पूरा ग्लाइकोलिसिस से नीचे तक ओवरव्यू देखें, तो ग्लाइकोलिसिस हुई, ये ग्लूकोज एंटर हुआ, उससे 2 ATP नेट प्रोडक्ट बोल रहा हूँ, 2 ATP और 2 NADH बने। उसके बाद 2 पायरुवेट बने थे, ठीक है, 2 मालिक्यूल्स पायरुवेट के, उसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकली और 2 NADH निकल गई, ठीक है ना। फिर 2 एसिटाइल कोएंजाइम A आए, ठीक है ना, वो सिट्रिक एसिड में गए, और यहाँ से जो है नेट अगर हम देखें तो 4 कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल्स निकले सिट्रिक एसिड से, 2 ATP बने, ठीक है ना, 6 NADH और 2 FADH, ठीक है ना। और फिर ये जो NADH और FADH इनसे फर्दर जो है ATP बनती है। और अगर हम देखें ये 6 NADH कैसे हो गए, तो इसमें देखो सिट्रिक एसिड है, एक NADH ये आ गया, दूसरा ये, तीसरा ये, और उसके बाद एक जब एसिटाइल कोएंजाइम ए है उस वक्त बनता है। हम आपको बता दें ये पायरुवेट है जो कि ग्लाइकोलिसिस के बाद बना था, ठीक है। इससे कोएंजाइम ए मिलेगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स एंजाइम होता है, इससे एक NADH यहाँ पे बन गया, ठीक है ना। और हो गए कितने, 4, 3 उसमें थे, एक ये 4 हो गया,
और कार्बन डाइऑक्साइड भी एक इसमें बन जाएगा, ठीक है। तो और अगर हम ग्लाइकोलिसिस की नेट रिएक्शन देखें तो इसमें जो है क्या क्या बना था, 2 पायरुवेट बने थे, 2 NADH मालिक्यूल्स और 2 ATP और 2 वाटर मालिक्यूल्स। और इसमें जो है कहाँ से स्टार्ट हुई थी ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज से, ठीक है। और अगर हम रेगुलेशन की बात करें सिट्रिक एसिड्स के, तो 3 इंजाइम्स हैं, उन्हीं के वजह से जो है ये पूरी रेगुलेट होती है। मीन्स द सिट्रिक एसिड इज़ रेगुलेटेड बाय इट्स एट इट्स 3 स्ट्रांगली एक्सर्गोनिक स्टेप कैटालाइज्ड बाय द इंजाइम्स। कौन कौन से वो 3 इंजाइम है? नंबर 1 सिट्रेट सिंथेस, ये जो यहाँ पे यूज़ होता है, सिट्रेट बनता है जब सिट्रेट सिंथेस, ठीक है ना। दूसरे वाला आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज जो कि ये आइसोसिट्रेट है, यहाँ पे जो है यूज़ होता है वो। ये जो आइसोसिट्रेट की जब डीकार्बोक्सिलेशन होती है तो इसी में ये एंजाइम जो है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज यूज़ होता है। तीसरा आ गया अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, जो कि ये अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट से जब डीकार्बोक्सिलेशन होती है तो यहाँ पे यूज़ होता है। सो ये 3 एंजाइम हैं, सिट्रेट सिंथेस, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज और अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट, यही जो है वो सिट्रिक एसिड को साइकिल को कंट्रोल करते हैं। और कौन कौन से ऐसे मैकेनिज़म्स हैं जिनके ज़रिए ये 3 एंजाइम्स सिट्रिक एसिड को कंट्रोल करते हैं? नंबर 1 सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी, सबस्ट्रेट को अवेलेबल करना है नहीं करना है, ठीक है ना, वो। नंबर 2 है प्रोडक्ट इनहिबिशन, के जैसे प्रोडक्ट बना तो वो रिएक्शन रिवर्सिबली नहीं होगी, ठीक है ना, प्रोडक्ट इनहिबिशन। तो तीसरा जो है एलोस्टेरिक फीडबैक इनहिबिशन ऑफ द एंजाइम, किसी एंजाइम को इनहिबिट कर देना एलोस्टेरिकली। तो ये 3 तरीके हैं, मतलब कि सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी, प्रोडक्ट इनहिबिशन, एलोस्टेरिक फीडबैक इनहिबिशन ऑफ एंजाइम, ये 3 तरीके से कंट्रोल करी जाती है ये सिट्रिक एसिड साइकिल। किस किस एंजाइम के द्वारा? सिट्रेट सिंथेस, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज और अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये नीचे मेंशन है कि जो हमने 3 बताया ना, सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी, प्रोडक्ट इनहिबिशन, एलोस्टेरिक फीडबैक, इनके ज़रिए ये 3 एंजाइम्स जो हैं ये कंट्रोल करते हैं। तो ये क्या होता है कि सिट्रिक एसिड कैन बी लिमिटेड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ सिट्रेट सिंथेस सबस्ट्रेट, ये अवेलेबल है या नहीं है उससे रेगुलेट होती है। एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्सैलो एसीटेट, मतलब कि सिट्रेट सिंथेस सबस्ट्रेट, एसिटाइल को ए और ऑक्सैलो एसीटेट, ये 3 की अवेलेबिलिटी है नहीं है, इससे कंट्रोल होती है नंबर 1, ठीक है ना, जो कि सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी की कैटेगरी में आता है। दूसरा प्रोडक्ट इनहिबिशन, इसमें है कि एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज इज एलोस्टेरिकली एक्टिवेटेड बाय ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड इनहिबिटेड बाय द रिएक्शन प्रोडक्ट NADH। जब NADH बनता है तब ये रिएक्शन जो है बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। कौन सी? एसोसिएटेड डिहाइड्रोजिनेस, मतलब कि जब ये NADH बन गया तो ये दोबारा मतलब कि वापस वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा एसोसिएटेड वाला, ठीक है ना। तो ऐसे प्रोडक्ट इनहिबिशन हो जाती है। तो एंजाइम अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज जो है ये इट कैटालाइजेज द रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल। इट इज़ एलोस्टेरिकली इनहिबिटेड बाय सक्सिनिल को ए एंड NADH। इसका भी यही सीन है कि इस सक्सिनिल को ए और NADH जब बना तो ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट दोबारा नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये इस तरीके से सिट्रिक एसिड साइकिल कंट्रोल होती है। I hope this video would be much beneficial for you. I will also make a video on glycolysis and other concepts. So thank you very much.